Hello everyone, welcome to Trick Clubs. My name is Saurabh and I am working as a maths teacher in Bihar State Government School. जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसी आ रही है अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्लस्टर से, तो बहुत सारे लोगों का काफ़ी डाउट्स है। किसी का सैलरी, किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओएसटी कार्ड, किसी का डिग्री वगैरह बहुत सारा चीज़ है फॉर्म भरने से। तो आप लोग का जितने डाउट्स है मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। और आप लोग का जो डाउट्स है, जो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसी आधार पे मैं देखा था तो एक कॉमन वीडियो बना रहा था। कुछ लोगों का टेलीग्राम पे भी मैसेज आया हुआ था, तो वो सब देखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मैं इससे पहले भोपाल के अंदर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल है, एपीएस भोपाल, तो उसके जस्ट बगल में ही रहता था। और वहाँ पे लगभग 5 साल तक मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। और जैसे ही मेरा इधर जॉब लग गया अपने स्टेट में और घर के पास में ही स्टेट गवर्नमेंट में, तो मैं कोचिंग बंद करके अपने घर पे शिफ्ट हो गया, मतलब यहीं पे। और तो यही है। और वहाँ पे क्या था कि कोचिंग में एपीएस के बहुत सारे बच्चे आते थे, आर्मी पब्लिक स्कूल्स के। और कुछ एक दो के यहाँ तो मैं जाके भी पढ़ाता था एपीएस के, जिसमें एक कर्नल भी थे, वो देहरादून के कर्नल थे। और वो जाते जाते एक डायरी दे के गए थे। और वो अभी उनका ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया है। और तो यही है। अब इसमें अब एक एक करके आपके जो डाउट्स हैं वो सबको क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहला है कि एपीएस प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल्स क्या होता है, ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं। और ना ही ये सेंट्रल के अंदर में आता है, ना स्टेट के गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में आता है। तो अब इसमें लोगों का डाउट ये है कि सर इसमें जॉब तो चली तो नहीं जाएगी, क्या है। तो देखिए, इसमें जो तीन तरह का जो जैसे जॉब होता है। पहला जो होता है रेगुलर वैकेंसी, जो अभी मोस्टली आ रहा है, अभी देख ही रहे हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल और तीसरा होता है एडहॉक। तो रेगुलर वाला जो पोस्ट होता है ना, तो उस सब में क्या होता है कि आपका 1-2 साल तक जैसे कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है। और प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो वो, जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी प्रोबेशन पीरियड में ही हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसमें भी 2 साल का मेरा प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद परमानेंट हो जाता है। तो वैसे ही उसमें भी रहता है कि आपको 1-2 साल तक कुछ, उन 1 साल 2 साल जो भी रहता है कुछ रहेगा। और उसके बाद से आपको परमानेंट कर देंगे, फिर निकालते नहीं है, फिर आप 60 साल तक जॉब करते रहिए रेगुलर में। कोई ये नहीं है। और निकालेंगे क्यों जब आपका सब ठीक ही है। क्योंकि वो कर ही देते हैं, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी में हायरिंग हो रहा है ना, तो वो आपका परमानेंट ही समझिए। और बाकी इसमें सैलरी भी अच्छा ही है। और सब चीज़ मिलता ही है, जैसे एचआरए वगैरह भी मिलता है। और हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, तो वो सब चीज़ें मिलता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ओवरऑल ठीक है। और दूसरा बात है कि ये सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करता है, जो सीबीएसई आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और तो ये सब चीज़ें, बाकी इंग्लिश मीडियम बच्चे रहते हैं और एक डिसिप्लिन आपको रहेगा वहाँ पे एक अच्छा। और दूसरा बात ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों का आर्मी में इंटरेस्ट होता है। और तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे थोड़ा देखने को मिलेगा, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। अलग अलग चीज़ों में वो लोग आएंगे, जैसे कि कोई फंक्शंस में रहेंगे तो उनके हाई रैंक ऑफिसर्स आते रहते हैं, मेजर हो गए, कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, तो ये सब आते रहेंगे। तो वो सब चीज़ें से थोड़ा आप लोग को आप देखते रहिए एक डिसिप्लिन वगैरह। तो वो एक पूरा एक माहौल मिलता है वहाँ पे आर्मी पब्लिक। और सबसे अच्छा बात है कि आप एक क्लास के अंदर में पूरा इंडिया को देखिएगा। मतलब कि आप समझिए उधर पूरा नीचे केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक के बच्चे उसमें पढ़ते हैं एक एपीएस में। क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र होते रहता है, तो आपको कुछ मतलब सीखने को मिलेगा, इंटरेक्ट करने को मिलेगा, अलग अलग स्टेट के बच्चे रहेंगे, उनका कल्चर, ये सब चीज़ें। तो वो समय आपका कट जाएगा उसमें। और क्योंकि हर स्टेट की लैंग्वेज रहती है, कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई देहरादून से, कोई कहीं से है, तो है ना, कोई पंजाब से है। तो ये सब चीज़ें रहता है कि अलग अलग कल्चर रहेगा, अलग अलग, तो एक मन लग जाएगा। बाकी आप किसी स्कूल में पढ़ाइए तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि लोकल उस जगह के आसपास के बच्चे ही उसमें पढ़ते रहते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, सैलरी वगैरह भी ठीक है। और एक एक अच्छा इन्वायरमेंट भी रहेगा, तो आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अब जैसे कि अब ये तो हो गया उसमें पढ़ाने के लिए जॉब है। हाँ, दूसरा बात जैसे कि अभी जॉब भी नहीं है, तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। बाद ही बाकी बाकी आपको अगर कुछ अच्छा ऑप्शन फ्यूचर में मिल जाता है, तो वो जॉब अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। और तो ये सब चीज़ें होता है, एक्सपीरियंस तो रहेगा ही आपका, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो सब आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट एक अच्छा आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसमें लोगों का डाउट है कि सर इसमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा क्या, सीटेट स्टेट वगैरह में। किसी किसी का कम नंबर है, किसी का 87 85, तो ये लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम SC ST OBC किसी को कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा स्कूल क्या है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है, और किसी कैटेगरी को हम रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, लिखा हुआ है इनका। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि जिनका मार्क्स वगैरह कम है तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं देते हैं सीटेट में या टेट वगैरह में। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें TGT के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, TGT के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए सीटेट में 60% होना मैंडेटरी है, यानी 90 नंबर आपका है तो TGT। और पेपर 2, सीटेट पेपर 2 में 90 नंबर आपका होना मैंडेटरी है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें PRT के लिए, तो PRT में हो गया आपका सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 में आपका वही 60% यानी 90 नंबर होना ज़रूरी है जो PRT में बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। सीटेट के लिए सीटेट क्लियर कीजिए, नहीं तो टेट होता है, जैसे कि मैं बता ही दिया हूँ कि तो कोई भी आपका टेट है तो टेट से भी काम चल जाएगा। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेट होता है, तो MP टेट है, हरियाणा टेट है, किसी का UP टेट है, तो कोई भी आप क्लियर किए हुए, बंगाल टेट है, डब्ल्यू बिहार स्टेट होता है, तो वो सब में आप कोई भी क्लियर किए हुए हैं तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा चीज़ है कि B.Ed आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें कि CSB LSB और ये सब जो इंटरव्यू है, तो CSB क्या होता है, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। तो और तो जितने भी रेगुलर इंटरव्यू होगा तो ये इसी के अंडर में होता है, CSB के थ्रू ही होता है। और CSB के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सब बाहर से भी आते हैं। और आपका जो इंटरव्यू का जो पैनल रहेगा तो उसमें एक जैसे आप समझ लीजिए कि प्रिंसिपल होंगे, फिर आपके कुछ आर्मी 2-3 ऑफिसर्स होते हैं, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं टीचर आपके, जो आप 7-8 लोगों का पैनल रहेगा। चाहे आप इंटरव्यू जब आप अपना डेमो दीजिएगा बोर्ड पे, तो उसमें कुछ मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट रैंक के कुछ अच्छे ऑफिसर्स होंगे, 2-3 आपके सब्जेक्ट के बैठे रहेंगे, आप प्रिंसिपल होंगे उसमें, तो वो सब रहते हैं आपको। बाकी आपको प्रिपेयर करके जाना है और कॉन्फिडेंसली जो डेमो देना है दीजिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब मैं आपको एक बाद में बता दूंगा इंटरव्यू वगैरह का कैसे क्या करना है, अभी तो ये बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया, TGT के लिए सीटेट या टेट में से कोई एक होना चाहिए, और 60% होना चाहिए, PRT के लिए बता ही दिया। और CSB समझ में आ गया, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू कराता है। और पहले जो था क्या, CSB एक एग्ज़ाम लेता था, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, तो वो लिखा आता है स्कोर कार्ड में कि CSB का आप जो स्कोर कितना है आपका, तो वो जो फॉर्म है पहले वाले का था। अभी जो होता है टेस्ट वो क्या होता है, OST होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो वो चीज़ होता है। और बाकी एक इसमें होता है LSB होता है, जो अभी जितनी भी वैकेंसी निकल रही ज़्यादातर आप देख रहे हैं CSB के थ्रू निकल रही है। इसके बाद फिर LSB के थ्रू भी निकलेगा इसमें। और LSB क्या होता है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड। और इस बोर्ड में क्या होता है, जो आसपास के लोग सब, मतलब आसपास के प्रिंसिपल आ जाएंगे, अगल बगल के केंद्रीय विद्यालय के, और वो मतलब लोकल मेंबर्स वगैरह ही ज़्यादा रहते हैं, वही लोग इंटरव्यू कंडक्ट वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट होता है एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इसमें आती है, और एक एडहॉक की। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला जनरली क्या होता है, 2 से 3 साल का आपको एक, जिसी को उसी को बोलते हैं फिक्स टर्म। तो वो 2 से 3 साल के लिए आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। और एडहॉक वाले में क्या होता है कि 11 मंथ्स का जनरली कॉन्ट्र एक आपका 11 मंथ्स के लिए आपको रखते हैं वो। उसके बाद से क्या होगा, जैसे आपका ख़त्म होगा वो, तो दोबारा से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक इंटरव्यू फिर फेस करना पड़ेगा। और चाहे आप CSB के थ्रू जाइए या किसी LSB के, फिर दोबारा उसी में जाना है तो उसी में। तो यही होता है CSB LSB। और
इसके बाद से इसमें एक तरह का और इंटरव्यू होता है, जैसे कि एक होता है वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो वो भी निकलता है रहता है बीच बीच में, पेपर वगैरह में भी ऐड आता है। तो वो सब में ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है और डायरेक्ट भी उसी तरह से रहता है, बीएड वगैरह और ग्रेजुएशन वगैरह ये सब रहता है। तो वॉक इन इंटरव्यू रहता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको इसी से समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट क्यों है। क्योंकि अगर सेंट्रल की जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे एसएससी सीजीएल की हो या बैंक पी हो, कि वो ऑल ओवर इंडिया में सेम रूल फॉलो होता है एसएससी सीजीएल का। ना ये नहीं कि आपका एक स्टेट में अलग फॉलो कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में अलग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्लस्टर में ही रूल बदल जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रहा है, जैसे कि 70% यूपी में मांगा जा रहा है। 70% कहाँ कहाँ मांग रहा है, आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, इन सब जगह पे 70%। इवन एमपी में महू में जो अभी सीट निकला है, तो ये सब जगह पे 70% रख दिए हैं। लेकिन वही चीज़ अभी जो फॉर्म निकला है, आप देखें कि जो बीरपुर वाला जो अभी नोटिफिकेशन आया है, तो वहाँ पे ये सब कोई मैंडेटरी नहीं है। इवन ओएसटी ही मैंडेटरी नहीं है उधर का, जो एपीएस बीरपुर, एपीएस क्लीमेंट टाउन, मेरठ, रायवाला, रुड़की, रुड़की नंबर 1 और रुड़की 2, तो ये सब जगह पे ओएसटी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं भी दिए हुए हैं ओएसटी, तब भी इन जगहों पे फॉर्म भर सकते हैं। और जो बता दिया, देहरादून, क्लीमेंट टाउन, मेरठ, रुड़की नंबर 1, रुड़की नंबर 2, तो यहाँ पे ओएसटी। लेकिन इसमें एक चीज पॉइंट बता ही दिया कि ओएसटी जो क्लियर किए हुए उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि एलिजिबिलिटी में और बता देता हूँ आपको कि अगर आपके 100 मार्क्स है, यानी 100 नंबर है ओवल और रॉ स्कोर, तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके। और दूसरा चीज़, 80 मार्क्स है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ओवरऑल रॉ स्कोर। अब जैसे कि जहाँ जहाँ 70% मांग दिया है, तो वहाँ पे अगर भले ही आप फॉर्म भर के भी भेजिएगा, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या है वहाँ पे भेजने का। इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आएगा वहाँ से 70% वाले में। और वो लोग इसलिए लगाए हैं, वो फिल्टर करने का एक क्राइटेरिया है उनका। और कुछ जगहों पे ये सब नहीं मांग रहा, जैसे पुणे में निकला हुआ है, तो उनमें कोई 70% का क्राइटेरिया नहीं है। एपीएस पुणे देहू रोड है, तो वहाँ को कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक पे ज़्यादा पोस्ट है। दूसरा चीज़ है, अब आ जाते हैं सैलरी के बारे में। तो कुछ सैलरी भी बता देता हूँ। पीजीटी की जो सैलरी है 49,101 है, जिसमें बेसिक पे 36,237 है। तो अब ये नहीं कि आपका हर जगह 49,101 रहेगा, वो डिपेंड करता है। अगर आप सिटी टू सिटी वेरी करेगा, जैसे कि आप XYZ सिटीज़ होता है, तो कहीं पे एच आर 8% है, कहीं पे 10 होता है, कहीं 16% है, कहीं 20-20%, तो वो हाउसिंग रेंट अलाउंस चेंज करता है। और गांव वाले एरिया में जा थोड़ा जो डाउन एरिया है वहाँ पे कम रहेगा। मेन सिटी दिल्ली वगैरह में एचआरए वगैरह ये सब ज़्यादा रहता है, तो वहाँ सैलरी ज़्यादा भी रहेगा आपका, है ना। और टीजीटी के लिए जो सैलरी है, टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टीजीटी का जो बेसिक है वो 35,723 है, और पीजीटी का बेसिक है 36,237। और डीए एचआरए मिला के टीजीटी का सैलरी बनता है 48,404। ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ एपीएस चांदी मंदिर और दाग साई का, अभी रिसेंट नोटिफिकेशन इसी बार का आया हुआ है, उसमें क्लियर ये सैलरी लिखा है नोटिफिकेशन में, आप पढ़िए उस पर। दाग साई और चांदी मंदिर में ये सैलरी क्लियर लिख दिया है, आपका ग्रॉस सैलरी जो है ये है। तो अगर मान लीजिए इसी के रेंज में ही सैलरी रहेगा, AWS नॉर्म्स के जो सैलरी होते हैं, तो आपका अगर, और दूसरा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो सैलरी है वो 47,011 रुपीज़, लाइब्रेरियन का 48,404 है, फिर आईटी सुपरवाइजर का 48,000, और पीआरटी का लगभग 45,000 के अप्रॉक्स में। तो आप मान के चलिए यही 45 से 50,000 के बीच में सभी का सैलरी है, रेगुलर में आपका ज्वाइनिंग होता है तो। और सैलरी जो एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे कम हो जाता है, उन सब का मान के चलिए कि आपका 35,000, किसी का 32,000, तो वो सब में सैलरी कमते जाता है एडहॉक पे और कॉन्ट्रेक्चुअल पे। तो ये सैलरी का डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ओएसटी जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी। मतलब आप वो जो अभी आप एक बार दे दिए तो वो लाइफ टाइम तक वैलिड है, कभी भी वैकेंसी आएगी तो आप उसको भर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप देखिए कि पहला बात तो ये है कि जो फॉर्म है वो अलग अलग
एपीएस भी अलग अलग निकाल रहा है, कुछ कुछ में उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग है फॉर्म भरने का। बहुत सारा, जैसे अभी देखिए एपीएस रुड़की नंबर 1 वाले का फॉर्म अलग था, दूसरा वाले का कुछ और अभी निकला है। तो थोड़ा बहुत उन लोग चेंज करते जा रहे हैं। दिल्ली में भी थोड़ा बहुत चेंज है, जो अभी फॉर्म आया है, अभी दिल्ली में वैकेंसी जो आया है अभी यहाँ से धौला कुआं से, तो वो फॉर्मेट आप भेज देख लीजिएगा। जैसे मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, तो वो वाले फॉर्म में आप फिल करके भेजिएगा। नहीं तो एक कॉमन फॉर्म है, जो AWES वेबसाइट पे आप कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाइएगा, AWES के कॉन्टैक्ट सेक्शन पे वहाँ पे डाउनलोड होगा, तो एक कॉमन फॉर्म है, तो वो भी फिल करके आप वो कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म वो लोग दे दिया जो है, तो वही भेजना है आपको, जो भी। तो वही चीज़ है, पहला आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिलअप करना है जो पर्टिकुलर एपीएस का है। दूसरा, उस फॉर्म पे एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा, और फोटो पेस्ट करने के बाद से एक डीडी बनवाना है। तो कहीं पे क्या है, 250 रुपीज़ का डीडी लग रहा है, और कहीं पे क्या लग रहा है, 100 रुपीज़ का डीडी लग रहा है। तो शायद वाराणसी वाले में था 100 का, और 250 का इधर वाले में है। आपका जो भी अलग अलग जो वेबसाइट पे मेंशन ही है, लखनऊ वगैरह ये सब में जो है, तो कहीं पे तो वो आप देख लीजिएगा किस पे कितने का डीडी लग रहा है। और डीडी जो है वो पेबल एट, जैसे एपीएस लिखते हैं, एपीएस देहू रोड है ना, और पुणे, तो वैसे ही बनाना है आपको। वो मेंशन है, वो मैं बता ही देता हूँ आपको वीडियो में कि कौन कौन नाम से डीडी बनाना है। तो डीडी आपका कहाँ से बनेगा, तो डीडी आपको बैंक में जाके बनवाना है। डीडी का एक फॉर्म मिलता है, बैंक में जाइएगा, बोलिएगा कि डीडी का एक फॉर्म दीजिए डिमांड ड्राफ्ट का, और उसमें भर दीजिएगा, उसको पैसा दीजिएगा, और डीडी बना के आपको दे देगा। डीडी का एक फ़ोटो कॉपी भी करा के अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगाना है, तो डॉक्यूमेंट्स का मैं एक चेकलिस्ट भी भेजा था आपको, और उसमें यही सब चीज़ें था, 10th 12th बीएड सीटेट, हाँ ये सब चीज़ें था जो आपको भेज रखा था। 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री था, फिर बीएड है तो उनका मार्क लिस्ट, फिर डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड कार्ड लगाइए, डिग्री लगाइए, मार्कशीट लगाइए, सीएसबी कार्ड, सीएसबी तो नहीं, अब तो ओएसटी कर रहे हैं आप लोग, तो ओएसटी स्कोर कार्ड लगाइए, फिर आपका सीटेट या एस्टेट का सर्टिफिकेट लगाइए, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाइए उसमें। और आपका अगर कुछ हाँ एक चीज़ और पूछते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो ये सब तो समझिए कि इनका ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाना है। डॉक्यूमेंट्स पे सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करना है। तो सेल्फ अटेस्टेड, और अपना उसके नीचे में साइन कर दीजिएगा, और डेट हर एक डॉक्यूमेंट्स पे। और डीडी बता ही दिया, फॉर्म बता ही दिया, डॉक्यूमेंट जितना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब भर के और अपना साइन कर देना है। दूसरा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस पर लगा ही देना है। एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखना है, ताकि आपका कॉल लेटर में वो भेजेंगे तब आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि हाँ, इस ये सब भर के भेजना कहाँ पे है, तो भेजना है उसी स्कूल में जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं एपीएस नेहरू मार्ग लखनऊ, तो उसी का एड्रेस देना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एपीएस नंबर 1 रुड़की, तो उस रुड़की का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, उसी एड्रेस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या आपके आसपास में स्कूल है तो आप जाके भी वो जमा कर सकते हैं। तो जो दोनों आपके लिए सहूलियत है तो वो कीजिए, या तो आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिए, या तो आप जाके खुद स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंचने से मतलब है, डीडी वगैरह पहुंचने से मतलब है। और बाकी कुछ लोग का ये भी डाउट था, सर आर्मी ऑफिसर्स को प्रेफरेंस मिलते, तो उनसे मैं पता भी किया था फ़ोन करके भी, तो उन लोग यही बोल रहे थे कि जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ होती है या विडो होती है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जनरल जो होते हैं नीचे, हवलदार सूबेदार, तो उन सबको प्रेफरेंस ये लोग नहीं देते हैं इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो ये सब का चर्चा कर दीजिएगा इंट्रोडक्शन में कि माय फादर इज़ दिस दिस, और ये सब चीज़ें, और ही इज़ सर्विंग इन इंडियन आर्मी, और ये सब चीज़ें बोलिए, थोड़ा सा इम्प्रेस होंगे वो लोग। बोल दिया कि ही इज़, अगर जिसमें भी काम कर रहे हैं बोलिएगा कि सर ही इज़ सर्विंग राजपूताना राइफल, गोरखा राइफल्स, असम राइफल, तो कुछ भी बोलिएगा तो एक थोड़ा इम्पैक्ट होता है वो सब चीज़ों का। और अलग अलग बटालियन जो होते हैं, तो वो सब चीज़ें का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहेगा इंटरव्यूअर पे, क्योंकि देखेंगे कि एक इंडियन आर्मी में सब कर रहे हैं, तो
थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही। बाकी आप अगर अच्छा से इंटरव्यू दीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि वो कोई भी इंटरव्यू ले, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे, आप प्रिपेयर होके जाइए अच्छे से उस टॉपिक पे, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा बात यह है कि आपका जैसे ही कॉल आएगा तो उसमें एक मेल में लेसन प्लान भी रहता है, तो वो लेसन प्लान आपको खुद प्रिपेयर करना रहेगा। और लेसन प्लान वगैरह के लिए मैं थोड़ा बता दूंगा बाद में। और बाकी आप लोग बीएड वगैरह में किए हों तो लेसन प्लान को प्रिपेयर कर लेना रहेगा। और फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ सीपीटी का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट मतलब वीडियोस में ही दिख जाएगा आपको, थंबनेल में ही, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो सब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तीन चीज़ पे आपको अच्छे से कमांड कर लेना है। तो ये सब चीज़ें हो गया। और बाकी सैलरी वगैरह बता ही दिया, और एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ ही गया कि 100 मार्क्स हैं तो ठीक है। तो वो देखते रहिए, अभी जो नोटिफिकेशंस और भी आएगा, बहुत सारे क्लस्टर का बचा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप देखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और डाउट आ रहा था लोगों का कि सर ये चीज़ें हैं कि ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि अभी मैं बात किया था एपीएस गोरखपुर में, तो वो तो बोल रहे थे कि 30-30 साल से लोगों का ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। 25-25 साल से एक एक स्कूल में रिटायर कर गए हैं लोग बहुत जगह, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी तो आया हुआ है कि ट्रांसफ़र का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और तो हो सके इन फ्यूचर वो कर दे इम्प्लीमेंट, और लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि वो चीज़ें। और बाकी यही है कि आप लोग कीजिए। और हाँ, कुछ लोग, एक दो लोग और पूछ रहे थे ये कि सर अ, जो मेरा डिग्री वगैरह जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो क्या किया जाए। तो आप देखिए, दो ही ऑप्शन है। डिग्री नहीं आया है तो क्या कीजिएगा कि आप अपना जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, तो उसको भेज दीजिए। डिग्री के लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, और उनको बोलिए डिग्री वगैरह के लिए थोड़ा जल्दी से स्पीड में बनवा दे डिग्री वगैरह, ताकि आपके पास डिग्री भी आ जाए ज्वाइनिंग वगैरह तक, है ना। और इसमें ये रहता है कि जैसे जिनका सीटेट वगैरह इस बार जो दिए थे सीटेट, अभी जो सीटेट हुआ था वो आप लोग दिए होंगे, और तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीटेट का आप क्या कीजिए, मार्कशीट, सॉरी, एडमिट कार्ड और या सीटेट का फॉर्म, दोनों को आप लगा के भेज सकते हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे सीटेट का अगर रिजल्ट आ जाता है, तब आप वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब जैसे आप अभी सीटेट क्लियर नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भेज दीजिए, लेकिन आपका सीटेट कब तक, फॉर्म भेजिएगा तो उसमें आप लगा दीजिएगा एडमिट कार्ड सीटेट का, और या तो फिर सीटेट का जो फॉर्म इस साल जो दिए थे वो भी लगा दीजिएगा, और सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करके वो भेज दीजिए। अब जैसे कि ज्वाइनिंग आपका हो गया, जैसे इंटरव्यू वगैरह हो गया, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट जाने आने में टाइम लगेगा नहीं, 1-1.5 महीने में आ ही जाएगा, तो वो आपका ज्वाइनिंग तक आ जाएगा, तो उसमें उस समय जमा कर दीजिएगा, सीटेट का स्कोर कार्ड क्लियर हो जाता है तो यही सब है। और ट्रांसफ़र वगैरह तो आपका बता ही दिया कि वो अभी फिक्स है नहीं। और बाकी आप और भी वैकेंसीज आ रही है डिफरेंट क्लस्टर्स की, तो वो सब पे भी ध्यान रखिए कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है उनको दीजिए। और एक लास्ट में कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मतलब मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है, इतने नंबर आ गया है, तो उसमें क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। तो देखिए, आपको यही सजेशन देंगे कि आप लोग मतलब कि ऐसे खाली मत, मतलब कुछ ना कुछ आप पढ़ाया कीजिए। और इवन आपके आसपास में कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, और एक बिजी रखिए अपने आप को, उसमें पढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आपका एक कंटिन्यूटी बना रहेगा, और जो चीज़ें हैं आप उसको भूलिएगा नहीं। और यही सब बेनिफिट मिलता है, भले ही आप पैसा जो भी मिले, लेकिन उसको कंटिन्यूटी रखिए। कहीं भी बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, और एक छोटा मोटा कोचिंग में भी पढ़ाइए। स्टार्ट कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे एक रास्ता मिलते रहेगा, और उससे क्या है, हेल्प मिलेगा। और वही रहेगा कि धीरे धीरे, मतलब भले ही छोटे स्कूल से स्टार्ट करें,
तो ज़रूरी नहीं है कि इसी में सिलेक्शन हो, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आगे भी। आप समझिए कि रेलवे टीचर्स की है और भी वैकेंसीज आने वाली है बहुत सारे नए नए सेशंस में। तो उसके लिए भी आप लोग वेट कीजिए अगर इसमें एलिजिबल नहीं है। और दूसरा चीज़ ये, मान लीजिए कि परमानेंट वाले में नहीं हो रहा है तो एडहॉक वाले में आप कुछ दिन कीजिए, कुछ आइडिया लग जाएगा। एडहॉक वाले में अभी निकलेगा, एडहॉक वाले में तो उसमें तो ओएसटी वगैरह मांगता भी नहीं है 11 मंथ्स का। और इतने सारे स्कूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं 11 मंथ्स पढ़ा के मान लीजिए कि फिर बाद में एक अच्छा निकलेगा तो उसमें भी होता है। और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आदमी का लोगों का जान पहचान भी हो जाएगा एडहॉक में, और उस स्कूल्स के मैनेजमेंट वगैरह से, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। और ये सब चीज़ें रहेगा तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत आप कीजिए और कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाइए, आसपास में होम ट्यूशन हो, बच्चों को पढ़ाना हो। इससे क्या आपका रिवीजन होगा और चीज़ें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। छूट जाने के बाद फिर दिक्कत होती है। तो यही है। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप नीचे पूछ सकते हैं। सो इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड मैं आगे वीडियो बना दूंगा उससे रिगार्डिंग। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।